हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसआरएन क्लासेस। आज मैं आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन का पार्ट 3 लेके आया हूँ। थर्ड डे मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो चैप्टर वाइज आपको करना होगा। सारे क्वेश्चन वन लाइनर हैं, कोई कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप चैनल पर रहेंगे तो आपको नॉलेज मिलती रहेगी। बात करते हैं सेकेंड चैप्टर परिस्थिति इकोलॉजी के। सारे वन लाइनर क्वेश्चन हैं, चैप्टर वाइज है। कोशिश करिए आप पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, जिससे कि आपको अच्छे से तैयारी हो सके इन्वायरमेंटल पर्यावरण अध्ययन के। ठीक है, एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। वन लाइनर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरू करते हैं। आइए देखिए, 10% का नियम। पहला क्वेश्चन देखिए, 10% का नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक पहुंचने से। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्लियर हो गया होगा। 10% का नियम क्या है? ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी से स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज खाते हैं, उसकी एनर्जी कितना? 10%। ठीक है, उसके बाद दूसरे की एनर्जी कितनी होगी? 10%। इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका है 10% का प्रतिशत का नियम है। अगला देखिए, जैव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या है? तो क्या है? जनसंख्या, समुदाय, परिस्थिति तंत्र और भूदृश्य। ये 4 पॉइंट हैं, ध्यान रखिएगा। जनसंख्या, समुदाय, परिस्थिति तंत्र, भूदृश्य। सारे क्वेश्चन वन लाइनर एग्जाम पूछेगा क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। अगला देखिए, स्वपोषी व सपोषक स्तर का उत्पादन को कहा जाता है? क्या कहता है? प्राथमिक उत्पादकता। क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप क्लियर हो गई होगी। अगला देखिए, परपोषी विषम पोषज स्तर उत्पादन के संदर्भ में आता है। क्या आता है? द्वितीय उत्पादकता। क्या आता है? द्वितीय उत्पादकता। तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। 2 पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देखिए। एक परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतर के पश्चात क्या होती है? घटती है। ठीक है, क्या होती है? घटती है। इसी को बोलते हैं 10% का नियम। अभी आपने बताया मैंने आपको। अगला देखिए, यहाँ तो शायद आप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति स्पीसीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है, तो इसके जो संभावित परिणाम हो सकते हैं वे हैं। क्या परिणाम है? कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण क्रों, मकड़ियों और पक्षियों के कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। ठीक है, अगला देखिए, पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। क्या अध्ययन है? जीव और वातावरण के बीच संबंध। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय तथा अन्य वातावरण के मध्य परिस्थिति संबंध का अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाती है? वही कहलाती है आपकी परिस्थिति, इकोलॉजी। ठीक है, क्या कहलाती है? इकोलॉजी। अगला बढ़ते हैं। अर्नेस्ट हैकल ने परिस्थिति इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। क्या किया है? इकोलॉजी के नाम से। ठीक है, तो यहाँ तक अगर क्लियर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। कमेंट बताइए कि आपको किस टाइप के और वीडियो चाहिए, वन लाइनर चाहिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस चाहिए, ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन चाहिए, आप उस टाइप से आप कमेंट बॉक्स में करते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला देखिए, जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारिस्थितिक संबंध के अध्ययन को परिस्थिति अथवा परिस्थिति विज्ञान कहते हैं। यह बताया किसने बताया है?
अर्नेस्ट हैकेल ने कहा था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अर्नेस्ट हैकेल ने कहा था, ठीक, कि कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारिस्थितिक संबंध के अध्ययन को परिस्थिति अथवा परिस्थिति विज्ञान कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, परिस्थिति प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। ये बताया है किसने बताया? यूजीस ओडम ने। किसने बताया? यूजीस ओडम ने। अगला पॉइंट, सारे पॉइंट वन लाइनर है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप चैनल विजिट करिए, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। अगला देखिए, सर्वप्रथम परिस्थिति तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी। कब प्रस्तावित की थी? ठीक है, वर्ष 1935 में एजी टांसले द्वारा। किसने की थी? एजी टांसले द्वारा वर्ष 1935 में इकोसिस्टम की पारिस्थितिकी तंत्र। अब बात करते हैं, अगला पॉइंट देखिए, प्रगति की एक कार्यात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट के रूप में की जाती है। क्या है? परिस्थिति तंत्र। यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगला देखिए, परिस्थिति तंत्र के संबंध में सही कथन है। क्या है? परिस्थिति तंत्र किसी निश्चित समय स्थान इकाई एवं समस्त जीव तथा भौतिक वातावरण पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यक्षमता इकाई है इसकी अपनी उत्पादकता होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा इसका पॉइंट। अगला देखिए, परिस्थिति तंत्र के विषय में सही नहीं है। क्या नहीं है? यह एक बंद तंत्र होता है। क्या होता है? यह एक बंद तंत्र होता है। ये चीज सही नहीं है। पॉइंट सारे क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को लेके आया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। क्या है? जीवो ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ में वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। तो यहाँ भी आपको क्लियर हो गया होगा, पिछले क्वेश्चन मैंने भी बताया आपको, फिर से पॉइंट क्लियर हो गया। क्वेश्चन को घुमा के पूछता है, उसी तरह घुमा के यहाँ पर लाया गया है। चलिए देखिए, किसी क्षेत्र के सभी जीवधारियों तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? वो परितंत्र इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, परितंत्र इकोसिस्टम का वो निर्माण करते हैं। अगर मैं बात करूं कृत्रिम परितंत्र क्या है, तो कृत्रिम परितंत्र क्या है? वो खेत आपका। ठीक है, ये आपका कृत्रिम बनाया हुआ इसमें आपके, ठीक है, फसल से जो होते हैं कीटाणु, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए, कृत्रिम परिस्थिति तंत्र है। क्या है? धान की खेती। अगला देखिए, घास स्थल वन तथा मरुस्थल उदाहरण है। किसका है? स्थलीय परिस्थिति तंत्र का। किसका है? स्थलीय परिस्थिति तंत्र का। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, चीज नोट कर लीजिएगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला देखिए, झील द्वारा तंत्रित समुद्र आते हैं। क्या आते हैं? जलीय परिस्थिति तंत्र में। किसमें आते हैं? जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में आते हैं। तो झील समुद्र में आदि पाए जाते हैं। अगला देखिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से क्वेश्चन करा लिए जाते हैं। अगला देखिए, जो ना समझ में आप कमेंट बॉक्स में कर लीजिएगा, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट कर दूंगा। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे वातावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है। क्या कहलाती है? वहन क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? वहन क्षमता कहलाती है। ठीक है, फिर देख लीजिए, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे वातावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है वहन क्षमता कहलाती है। अगला पॉइंट देखिए, बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है जैविक विभव, बायोटिक पोटेंशियल कहलाती है जैविक विभव, बायोटिक पोटेंशियल। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है जैविक विभव, बायोटिक पोटेंशियल। अगला पॉइंट देखिए, एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का ही है नहीं है, बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्य तत्पर भूमिका भी वर्णन करता है। क्या कहता है? पारिस्थितिकी कर्मठता कहती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिक तंत्र क्या है? समुद्रिक। ठीक है, पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिक क्षेत्र क्या है? समुद्रिक। कोई पता होगा, सबसे ज्यादा पृथ्वी में क्या है? जल है, इसलिए क्या है? जो परिस्थिति तंत्र है वो जलीय परिस्थिति तंत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए समुद्रिक सबसे ज्यादा है। अगला पॉइंट देखिए, पृथ्वी पर विद्यमान जल मंडल हाइड्रोस्फीयर में समुद्री जल होता है। क्या होता है? लगभग
97%, कितना होता है, लगभग 97%। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, समुद्र जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण है, किसका है, सोडियम क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, NaCl। क्या है, सोडियम क्लोराइड, यही आपका नमक है, NaCl। ठीक है, समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण कौन सा है, सोडियम क्लोराइड, NaCl बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, क्या करता है, वनारोपण, वर्षा जल प्रबंधन तथा जैव मंडल भंडार। ठीक है, अगला देखिए, वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण मददगार है पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में। ठीक है, इसलिए जो चीज़ है बोला जाता है कि आप वन रोपण करिए, वर्षा का जल का प्रबंध करिए, बर्बाद ना करिए उसको, जैव मंडल, इस टाइप की जो चीज़ें आपको गाइडलाइन दी जाती हैं, गाइडलाइन इतनी दी जाती हैं कि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। अगले पॉइंट चलते हैं हमने, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का एक कारण क्या है, वनोन्मूलन। ठीक है, कोई नया पॉइंट नहीं है, अच्छे समझ में आपको आगे होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वह कार्य जिसमें पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ सकता है, क्या है, वृक्ष का काटना। वृक्ष कटा वृक्ष के काटने पर रोक इसलिए लगाई जाती है जिससे कि जो प्रदूषण है वो कम हो सके, और जो वन है वो जो होना चाहिए वो उतने % वन होने चाहिए। ठीक है, जिससे पर्यावरण संतुलन ना बिगड़ सके, इसलिए वृक्षों पर कटान पर रोका गया है। इसलिए क्वेश्चन लिखा है, वह कार्य जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, क्या है, वृक्ष कटान। अगला पॉइंट देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम को उच्चतम पोषण स्तर का स्थान प्राप्त है, क्या है, सर्वाहारी को। किसको, सर्वाहारी, ओमनीवियस। ठीक है, पता होगा, हाइबोनियस, ओमनीवियस, सर्वाहारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की एक जैविक संगठन नहीं है, क्या नहीं है, वायु। ठीक है, वायु जो है आपका पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संगठन नहीं है। अगला देखिए, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट है आपका। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, वो सौर ऊर्जा है। अगला देखिए, परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव अपघटक अपघटक जीव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कवक और जीवाणु। कवक और जीवाणु वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूँ, इसको नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिससे पुनः चक्रीकरण हो सकता है, क्या कहते हैं, पोषक तत्वों का। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, अपघटक कहलाते हैं। जैसे आप पता होगा कि आप डिस्कम्पोज करना, डिस्कम्पोज कोई चीज़ भी आपको सड़ गई है उसको, ठीक है, तो जो उसको खा लेते हैं, ठीक है, जो जो कीड़े उड़े होते हैं इस टाइप के, क्या कहते हैं, पोषक तत्वों को, तो उसी को बोला गया है अपघटक। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिन्हें पुनः चक्रीकरण हो सके। अगला पॉइंट देखिए, निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिक में तोड़ते हैं, क्या करते हैं, अपघटक। निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिक में तोड़ने में सहायक कौन कौन है, वो कौन है, अपघटक है। अगला देखिए, सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जिसमें फफूंद फफूंद जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजुआ और केचुआ भूमिका अदा करते हैं, किसकी है, अपघटकों की। ठीक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होगा कि केचुओं को जो खेत होता है उसके लिए जीवन जीवन है, क्योंकि सबसे ज्यादा अपघटन वही पैदा करता है। ठीक है, अगला देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता है, कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता है चींटी तथा हिरन। ठीक है, अब आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता क्या है, उस चीज को आप कमेंट बॉक्स में करिए, अगर ना क्लियर हुआ हो तो मैं आपको बताऊंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अगला देखिए, किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, क्या आते हैं, शाकाहारी प्राणी। ठीक है, शाकाहारी प्राणी जो है प्राथमिक उसमें आते हैं। सिंपल सी बात है, आप सोचिए कि मान लीजिए कोई शाकाहारी है, ऐसे मान लीजिए क्या है, खरगोश। ठीक है, खरगोश पहले होगा रैबिट। ठीक है, रैबिट ने क्या कहा, घास खाई, उसके बाद क्या होगा, रैबिट को क्या करे, कोई मान लो किसी ने खा लिया इसको,
ठीक है। तो इस टाइप की जो होता है वो श्रृंखला बन जाती है। ठीक है, पहले शाकाहारी फिर मांसाहारी, इस टाइप से श्रृंखला बनाती है। फिर सर्वाहारी, जिस मान लो मनुष्य कुछ भी खा सकता है। तो इस हिसाब से जो होते हैं वो आपके प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता में आता है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अपघटक डिकम्पोजर तथा प्राथमिक उपभोक्ताओं दोनों की श्रेणी में आते हैं। क्या आते हैं? चींटी। फिर ठीक है, डिकम्पोजर तथा प्राथमिक उपभोक्ताओं की दोनों की श्रेणी में आती है चींटी, इसलिए आपको नोट करना है पॉइंट। अगला देखिए, वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादक तो हरे पौधे से प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। अभी मैंने बताया आपको प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, वो आपके सिंपल सी बात है, जो हरे पौधे खाते हैं या जब जब वो होते हैं, ठीक है, सब्जियां खाते हैं, जो हरी चीज घास मान लीजिए है, तो वो सब क्या है, वो आपके प्राथमिक उपभोक्ता है। सिंपल सी बात है, समझ लीजिए मांसाहारी नहीं होना। अगला देखिए, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है क्या है? प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। क्या है? प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, मानव, क्योंकि मानव क्या करता है, मानव आपके फल फूल भी खाता है, फल फल है से घर से मान लो सब्जियां हैं इस टाइप की। ठीक है, और मांसाहारी भी होता है, इसलिए वो दोनों में आता है, इसीलिए उसको सर्वाहारी बोलते हैं। शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी होता है मनुष्य। थर्ड नंबर देखिए, साग सब्जियों का सेवन करने वाले मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ताओं, जबकि मांसाभक्षी होने के कारण होने के श्रेणी में आता है द्वितीय उपभोक्ता के कारण। ठीक है, शाकाहारी और मांसाहारी। अगला देखिए, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? फाइटोप्लैंक्टनस। ठीक है, अगला देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक होते हैं। क्या होते हैं? हरे पौधे। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। किस विधि द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अच्छे पता होगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, कुछ नई चीज नहीं है, इस चीज को आपको क्लियर होना चाहिए। अगला देखिए, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? हरित पादप। ठीक है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। अगला पॉइंट देखिए, पौधे हरे रंग के लवक क्लोरोफिल की सहायता करते हैं, किसमें? प्रकाश संश्लेषण में। तो यहाँ भी आपको क्लियर हो गया होगा, प्रकाश संश्लेषण में वो सहायता करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, जीवित घटकों में शामिल होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित क्या है? हरे पौधे। अगला पॉइंट देखिए, और लास्ट पॉइंट आपका, ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या कहलाते हैं? खाद्य, फूड। ठीक है, जिनसे हमें एनर्जी प्राप्त होती है, जीवधारियों को क्या होती है? एनर्जी प्राप्त होती है। तो ये हो गया आपका पार्ट फर्स्ट इकोलॉजी का। पार्ट सेकंड मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन और भी हैं, इनको देख लेते हैं पहले। जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रभाव होता है, क्या होता है? एक दशीय। ठीक है, अन इनडायरेक्शनल। ठीक है, आहार। अगला देखिए, आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, कैसे करते हैं? घास, बकरी तथा मानव। ठीक है, घास, इसमें क्या मतलब समझेंगे क्या हुआ? बकरी घास खाती है, फिर ठीक है, इस टाइप से जो होता है आपका आहार श्रृंखला का होता है। अगला पॉइंट देखिए, जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है वह क्या है? तालाब। ये क्वेश्चन शायद मैं कितनी पूछा गया होगा मुझे पता नहीं, बहुत टाइम पूछा गया है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को कहते हैं, क्या कहते हैं? जीव भार का पिरामिड। इसको भी नोट कर लीजिए, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, जीव भार का पिरामिड। अगला देखिए, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है, कितना होता है? सीधा होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको नोट करिए। आपको पूरा वीडियो देखना है स्टार्टिंग से, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करिए, जिससे कि आपको हर चीज़ की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अगला पॉइंट देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के कारण किस एक जीव में उसका संभवतः
अधिकतम सांद्रता प्रदर्शित करती क्या है वो, सांप। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं तो इस घटना को कहते हैं जैविक आवर्धन। नोट कर लीजिए, बायो मैग्निफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगला। देखिए, डीडीटी जैव प्रदूषक है, जैव अनियमिकीकरण, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, डीडीटी का यूज होता है, अच्छे जानते हैं आप। अगला देखिए, पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, क्या है, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस पारिस्थितिकी का मित्र नहीं। अभी आपने पता होगा कि यूकेलिप्टस लगाने पर रोक लगा दी गई थी। रीजन यही है कि वो क्या होता है, पानी का स्तर को कम कर देता है, इसलिए यूकेलिप्टस पर रोक लगी हुई है। अगला देखिए, यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण घोषित किया गया है, क्या 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 है, पर्यावरण शत्रु। ठीक है, इसलिए पर्यावरण शत्रु यूकेलिप्टस को किया गया है, क्योंकि वो पानी को बहुत मात्रा में घसीटता है, जिससे कि पानी की कमी उस जगह पे होने की संभावना काफ़ी होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरा चैनल है एसआरएन क्लासेस। ठीक है, सभी को शेयर करिए, इससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।